Good morning, students. Today again we are going to start the chapter of A Truly Beautiful Mind. This chapter is about, as I have already told you, about a scientist, a famous scientist, Albert Einstein. So we will start from the point of 11. Okay, let's start. The pair. Who was the pair? Einstein and his friend Mileva Maric. Means both loved each other and both wanted to marry, but it was postponed. The pair finally married in January 1903 and had two sons. But a few years later, the marriage flattered. Flattered means weak हो गया, टूटने लगा, ऐसा कहेंगे. Mileva, meanwhile, was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. देखिए, शादी जो है उनकी 1903 में हुई, लेकिन कुछ ही सालों बाद वो मैरिज का जो बंधन है दैट वाज बिकमिंग वीक, वो कमज़ोर होने लगा था. और मिलेवा मैरिक जो थी वो बहुत ही नाखुश रहने लगी थी. आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, मतलब शादी के बाद कुछ सालों तक लड़ाई झगड़ा होता रहा दोनों में. द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919. सी, 1903 में शादी हुई और 1919 में डाइवोर्स्ड हो गया. मीन्स till 16 years his marriage was successful. He remained with her. Einstein married his cousin Elsa the same year. और उसी ईयर आइंस्टीन ने फिर अपने कज़न से शादी किया जिसका नाम एल्सा बताया गया. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट. Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame. अब आइंस्टीन ने जो नया इन्वेंशन किया वो फिर से उसको वर्ल्ड में फेमस किया. इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. पहले उन्होंने निकाला था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और अब उन्होंने इन्वेंट किया है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किस बारे में था? इट वॉज अबाउट एनर्जी, mass and speed of light in vacuum. Okay. और ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या था उसके बारे में देखिए. विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी के बारे में वो था. एन एक्लिप्स ऑफ सन in 1919 brought proof that it was accurate. और जो भी उन्होंने जनरल थ्योरी में बताया वही चीज़ 1919 में जो सन इक्लिप्स हुआ था. सन इक्लिप्स जानते हैं? सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण जिसको कहा जाता है. तो वो प्रूव कर दिया कि इनका जो थ्योरी है दैट वाज एक्यूरेट. आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. अब देखिए, स्टार से जो लाइट रिफ्लेक्ट होता है वो ट्रैवल करता है किस तरफ से? सन का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उस तरफ से. द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन. और न्यूज़पेपर में हेडिंग जो आया था, जो उन्होंने इन्वेंशन किया उसका हेडिंग था अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन. ओके. आफ्टर दैट आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर फिज़िक्स इन 1921. याद रखिएगा ये डेट्स वगैरह.
1921 में उन्होंने नोबेल प्राइज़ रिसीव किया. He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. अब उनको बहुत ही ऑनर या फिर कहेंगे हम लोग इनविटेशन हर जगह से आने लगा था, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और लॉडेड बाय द प्रेस. और जहाँ कहीं भी निकलते तो प्रेस वाले, मीडिया वाले उनके सामने आते बात करने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए, क्या है नहीं है ये पता करने के लिए. आफ्टर दैट व्हेन द नाजीज ऑल ऑफ यू नो, हिटलर की जो पार्टी थी इन जर्मनी, when the Nazi came to power in Germany in 1933 में जब नाजी पावर में आया, आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स. वो यूनाइटेड स्टेट्स चले गए. 5 years later the discovery of nuclear fission in Berlin had अमेरिकन फिजिस्ट इन एन अप्रोर. और 5 साल बाद जब आइंस्टीन ने डिस्कवर किया न्यूक्लियर फ्यूज़न को, तो अमेरिकन जो फिजिसिस्ट थे, मतलब अमेरिकन साइंटिस्ट जो थे, जो न्यूक्लियर फ्यूज़न बनाने के लिए सोच रहे थे, वो बहुत उदास हो गए. अप्रोर होना, अप्रोर मतलब वेरी अपसेट, बहुत ही अपसेट हो गए कि जर्मनी का आदमी आकर के यहाँ पे बना दिया और हम लोग कुछ ना कर पाए, इसलिए वो लोग अपसेट थे. मेनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिज्म जस्ट एज आइंस्टीन हैड. फैसिज्म कहा गया है जो नाजी के पार्टी, रूलिंग पार्टी जो था जर्मनी का, वो लोगों पे जो अत्याचार कर रहा था, वो उससे बचने के लिए वहाँ से लोग भागा था. जस्ट एज आइंस्टीन हैड. And now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. अब आइंस्टीन को लग रहा था कि नाजी लोग भी क्या करेगा, एटॉमिक बम बनाएगा. इस बात का उसको डर लगा था. नेक्स्ट पॉइंट, एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग. एक कलीग ने उसको अर्ज किया, रिक्वेस्ट किया. आइंस्टीन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट. आइंस्टीन ने अमेरिका के प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा, और उस समय वहाँ के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. ऑन 2 अगस्त 1939 इन विच ही वार्नड, जिसमें उन्होंने वार्निंग दिया था, अ सिंगल बम ऑफ दिस टाइप. विच टाइप? न्यूक्लियर फ्यूज़न वाले जो बम है उस टाइप के एक सिंगल बम एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट. अगर एक पोर्ट में, छोटी सी जगह में एक्सप्लोड किया जाए उसको, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विथ सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी. अब वो बता रहे थे उस लेटर में कि ये जो बम है न्यूक्लियर फ्यूज़न वाला, वो छोटी सी जगह में अगर उसको एक्सप्लोड किया जाए तो वो सिर्फ पोर्ट को ही नहीं बल्कि उसके अगल बगल के कुछ टेरिटरी को भी पूरी तरह से नाश कर सकता है, ऐसा बताया था उसने. हिज वर्ड्स, और ये जो भी लिखे उस लेटर में, हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट. और इनके वर्ड्स जो भी लिखा उसका अफेक्ट हुआ, मतलब फेल नहीं हुआ, अफेक्ट हुआ उसका. द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बम इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन. और अमेरिकन क्या किए, सीक्रेटली वो लोग एटॉमिक बम बनाए एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945. और 1945 में जापान के 2 सिटी पे उन्होंने उस बम को एक्सप्लोड किया. द सिटी वर हिरोशिमा एंड नागासाकी. आइंस्टीन वॉज डीपली सेकंड बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन. और वहाँ जो डिस्ट्रक्शन हुआ उससे बहुत उसको तकलीफ़ हुआ, बहुत दुख हुआ. दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन. पब्लिक मिसिव होता है एक लेटर
जो ऑफिशियल लेटर हो, ओके। और ये लिखा था उन्होंने यूनाइटेड नेशन को। इन इट ही प्रोपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, और उस लेटर में उन्होंने एक प्रपोजल दिया था कि वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाया जाए, मतलब दुनिया को चलाने वाला, एक देश को चलाने वाला नहीं। जैसे हमारे कंट्री में अभी मोदी जी हैं जो कंट्री चला रहे हैं, तो एक कंट्री को नहीं चलाना है, पूरे देश को चलाने के लिए, पूरे देश में पीस एंड ह्यूमैनिटी कैसे डेवलप होगा, कैसे हमेशा के लिए रहेगा, उस गवर्नमेंट के लिए उन्होंने प्रपोजल दिया था। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। जैसा कि रूजवेल्ट नहीं समझे थे इनके लेटर को, उनके बात को नहीं माने थे, उसी तरह ये यूनाइटेड नेशन का भी जो गवर्नमेंट बनाने की बात हुई, ये लेटर भी उनका कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड्स, लेकिन दूसरे डिकेड का मतलब क्या होता है जी, जानता होगा सब लोग? डिकेड करते हैं 10 साल के यूनिट को, जैसे 100 ईयर्स के यूनिट को सेंचुरी कहा जाता है, वैसे ही 10 साल के यूनिट को हम लोग डिकेड कहते हैं। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड्स Einstein got ever more involved in politics, agitating for an end to the arms buildup and using his popularity to campaign for peace and democracy. अब अगले डिकेड में उन्होंने इन्वॉल्व खुद को कर लिया पॉलिटिक्स में, और धीरे धीरे आर्म्स बिल्डअप में वो लोग वो ज़्यादा फोकस करते थे कि इसको एंड किया जाए, और अपनी पॉपुलैरिटी, उनका खुद का पॉपुलैरिटी एज अ साइंटिस्ट थे वो, तो साइंटिस्ट की बात लोग इजीली समझेंगे, इसलिए वो वैसा कैंपेन करने लगे। और कैंपेन किस बात का करने लगे? तो पीस एंड डेमोक्रेसी का वो जो है लोगों को प्रीचिंग करने लगे। प्रीचिंग जानते हो? उपदेश देना, उपदेश देने लगे कि शांति के साथ हमें रहना चाहिए। दैट्स इट। एंड आफ्टर दैट द लास्ट पॉइंट इज़ when Einstein died in 1955 में इनकी डेथ हो गई at the age of 76, तभी वो 76 के थे। He was celebrated as a visionary. विजनरी कहा जाता है the person who can think about future. फ्यूचर के बारे में जो पर्सन सोचता है एक अच्छे तरीके से कि हमारा फ्यूचर कितना अच्छा हो, तो वो उस पर्सन के लिए उनको सेलिब्रेट किया गया एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीज़न एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस। मतलब विजनरी और वर्ल्ड सिटीज़न के तरह लोग उसको मानने लगे। किससे ज़्यादा? साइंटिफिक जीनियस तो थे ही वो, उससे कहीं ज़्यादा मानने लगे वो एक विजनरी और वर्ल्ड सिटीज़न है। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाई ही वाज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीज़न, तो क्योंकि उन्होंने पीस, हारमोनी या ह्यूमैनिटी के लिए काम किया था, लोगों को प्रीचिंग किया था। दैट्स व्हाई ही इज़ सेलिब्रेटेड एज विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीज़न। सो दैट्स इट अबाउट द ग्रेट साइंटिस्ट Albert Einstein. I would like to say you to write about short biography of Albert Einstein. Have a nice day. Thank you.